अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बुशरा बेहद गरीब लेकिन जफाकश औरत थी। इसी वजह से लोग उसकी इज़्ज़त करते थे कि भूखी प्यासी रहकर भी उसने मोहल्ले वालों से कभी कुछ नहीं मांगा था। मांगती थी तो काम के हलाल की उजरत से अपने 5 बच्चों का पेट पाल सके। तभी उसको मेरी अम्मी ने मुलाजिमा रख लिया। उन दिनों हम बहुत छोटे थे। बुशरा भी के बच्चे भी छोटे थे। वो 150 रुपये माहवार लेती थी और सारा दिन हमारे घर रह के काम करती थी। उसका खावंद मस्जिद के बाहर चादर बिछाकर तस्बीह और टोपियाँ फ़रोख्त करता था और शाम को उसी मस्जिद के एक हुजे में सो रहता कि मस्जिद के सहन में झाड़ू लगाने का काम भी वही करने लगा था। इमाम साहिब ने तभी उसे रहने के लिए मस्जिद में एक हुजरा दे दिया था। बुशरा बी के शोहर का नाम रमज़ान था। उसे सफाई के काम की ज़्यादा उजरत ना मिलती थी, बस वो अपनी ज़ात का ख़र्चा निकाल ही लिया करता था। अलबत्ता बुशरा भी हमा वक्त परेशान रहती थी क्योंकि उसके 5 बच्चे थे और आमदनी कलील। कभी छोटे बच्चों को साथ लेकर और कभी घर छोड़कर काम पर निकलती। उसके रिश्तेदार तो थे लेकिन गुर्बत की वजह से अपने पराए हो गए थे। वक्त यूं ही गुजरता गया, यहाँ तक कि उसकी बेटियाँ बड़ी हो गईं। अब बुशरा बी को ज़्यादा फ़िक्र और परेशानी ने सताया। पहले तो सिर्फ घर का खर्चा चलाने का और बच्चियों को पालने का मसला था, अब उनके हाथ पीले करने की फ़िक्र दामनगीर हो गई। बुशरा बी को खूब अंदाज़ा था कि गुर्बत की वजह से उसकी बेटियों के रिश्ते अच्छे घरों में ना हो सकेंगे। ताहम मेरी अम्मी जान उसे तसल्ली दिया करती थी कि हर फ़िक्र परेशानी अल्लाह पे छोड़ दो, वो मुसब्बिबुल असबाब है। इंशाल्लाह तुम्हारी बच्चियों के नसीब खुलेंगे और ये अच्छे घरों में जाएंगी। तुम बस इनके लिए दुआएं करती रहा करो। एक रोज़ देहात से मेरे वालिद के रिश्तेदार किसी काम से शहर आए तो हमारे यहाँ क़याम किया। उस रोज़ बुशरा भी अपनी बड़ी दोनों बेटियों अज़रा और फ़राह को काम में हाथ बटाने के लिए अपने साथ लाई थी। मेहमान ख़वातीन ने उनको देखा तो अम्मी से उनके बारे में पूछा। अम्मी ने बताया कि बुशरा भी गरीब मगर बहुत शरीफ औरत है जो हमारे घर काम करती है, ये उसी की बेटियां हैं। पहले इनके शौहर रमज़ान की अच्छी नौकरी थी, अच्छे खाते पीते लोग थे। तभी एक रोज़ एक कार ने उनको टक्कर मार दी। वो सड़क पे गिर गए और बायां बाजू टूट गया। माजूर हो गए तो नौकरी से भी निकाल दिए गए। बस बुरे दिन आ गए, तब से ये लोग बेचारे हालात का मुकाबला कर रहे हैं। वो औरत जो अबू की दूर की रिश्तेदार थी, उसने अपने दोनों बेटों के लिए बुशरा बी की दोनों लड़कियों का रिश्ता मांग लिया। अम्मी ने बुशरा बी से मदद का वादा किया था, लिहाजा उनकी बच्चियों की शादियां अच्छे तरीके से करा दी। वो ब्याह कर देहात चली गईं। खूबसूरत और सुघर तो बुशरा बी खुद और उनकी सारी औलाद भी थी। बेटियों को उन्होंने प्राइमरी तक पढ़ाया भी था और बखूबी घर संभालने के गुर भी सिखा दिए थे। अज़रा और फ़रा ने भी बाएहसन अपने घर बसा लिए तो बुशरा भी उनकी फ़िक्र से आज़ाद हो गई और उसने सुकून का सांस लिया। अज़रा और फ़रा गरचे गरीब घराने से थी मगर शहर में पली बढ़ी थी। देहात में रहना अमूमन लड़कियां पसंद नहीं करती, मगर इन दोनों लड़कियों के लिए देहात शहर से बढ़कर निकला, जहां उनको घर की खुशी और इज़्ज़त के साथ साथ 2 वक्त की रोटी भी नसीब थी। दोनों के शोहर कुछ अरसे बाद सऊदी अरब कमाने चले गए। बाद में उन्होंने अपनी बीवियों को भी बाहर बुलवा लिया। अज़रा और फ़रा दोनों के नसीब जैसे संवर गए। उनकी माँ भी ये सोचकर उनकी जुदाई सह रही थी कि लड़कियाँ शरीफ लोगों में ब्याही गईं। उधर उनकी तीसरी बेटी 12 बरस की थी, मगर माँ को तो वो अभी से 20 बरस की लगने लगी। कभी जो अपनी बेटियों से बुशरा बी की फ़ोन पे बात होती, उनसे भी यही कहती, ज़ोहरा का भी कहीं अच्छी जगह रिश्ता करा दो ताकि मैं बेफिक्री से मेहनत मुशक्क़त करूं,
घर से निकलूं तो सुकून हो। अब तो ना इसको साथ ले जा सकती हूँ, ना घर में अकेला छोड़ सकती हूँ। मगर उन लड़कियों के लिए भी ये इतना आसान न था कि ज़ुहरा के लिए दयारे गैर में अच्छा लड़का तलाश कर लेती। यूं साल बाद जब वो वतन आई, फिर साल बाद जब दोनों लड़कियां वतन वापस आईं, तो माँ उनके सामने यही किस्सा ले बैठी कि ज़ुहरा को किसी अच्छे घराने ब्याहने की करो। तुम चली जाती हो, फिर साल भर खबर नहीं लेती। तभी उसकी बड़ी बेटी अज़रा ने कहा, ठीक है माँ, तुम फिक्र मत करो, इस बार मैं ज़ुहरा के लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश करने के बाद ही सऊदीया वापस जाऊंगी। उसने अपने शोहर से भी कहा कि ये मसला हल करो, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। शोहर ने तब उसे बताया, एक रिश्ता है मेरे पास, मगर उस आदमी की उम्र ज़्यादा है। मेरा एक दोस्त है, अच्छा आदमी है, छुट्टी पर पाकिस्तान आएगा, सऊदीया में अच्छा कमा रहा है, 40 का है, मगर तुम्हारी बहन तो अभी 12 बरस की है, जोड़ बनता नहीं है, लिहाजा एक बार सोच लो, अपनी माँ से भी पूछ लो। अज़रा ने माँ को इस रिश्ते की तफसीलात से आगाह किया। बुशरा भी कहने लगी, उम्र ज़्यादा है तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं, मेरी खुद मजबूरी है, गरीब के घर बेटी ब्याहने आता भी कौन है, और फिर मैं खुद रोज़ मजदूरी की खातिर घर से निकलती हूँ। तुम्हारे अब्बा तो घर आते नहीं हैं, यहाँ तक कि अक्सर रात को भी मस्जिद में ही सोते हैं। ज़माना ख़राब है, लड़के दोनों सारा दिन घर से बाहर गुजारते हैं। ज़ुहरा को साथ ले जाऊँ तो वहाँ मौजूद मर्दों की नज़रों से डरती हूँ, घर छोड़ जाऊँ तो ज़माने का डर। फिर जब माँ को एतराज़ ना था तो किसे एतराज़ हो सकता था। अज़रा ने अपने शोहर से कहा, गरचे ज़ुहरा की उम्र कम है और वो शादी जैसे संजीदा रिश्ते को अभी नहीं समझती, मगर वो हमारे पास आ जाएगी तो हम उसे संभाल लेंगे, वो हमारे साथ खुश रहेगी। तुम बस बात तय करा दो ताकि हम उसकी शादी करा दें। मैं चाहती हूँ कि वो भी जल्द अज जल्द हमारे पास आ रहे। तब अज़रा के शोहर ने एक और राज से पर्दा उठाया कि जिस आदमी मुनीब के रिश्ते की वो बात कर रहा है, दरअसल उसकी पहले भी बीवी है, मगर डॉक्टर उसे बेऔलाद करार दे चुके हैं, यानी वो बांझ है, कभी माँ नहीं बन सकती। इसलिए मुनीब दूसरी शादी करना चाहता है, मगर ज़ुहरा का तो किसी लिहाज से भी मुनीब से जोड़ नहीं बनता। मगर बुशरा बी ने तो बेटी के लिए सौतन को भी कबूल कर लिया, और महज इस वजह से कमसिन बेटी को बड़ी उम्र के शख्स से ब्याह दिया कि वो उसकी हिफाजत नहीं कर सकती थी। सच है, हमेशा ऐसे रिश्ते मजबूरियों के तहत ही होते हैं। दूसरी तरफ ज़ुहरा बेचारी भोली भाली इतनी तफसीलात कहाँ जानती थी। उसकी बड़ी बहन ने उसे बहला फुसला कर शादी पे आमादा कर लिया कि इस तरह तू हमारे साथ जाएगी और वहीं रहेगी। जबकि ज़ुहरा की सूरत मुनीब की तो लॉटरी निकल आई, कम सिन खूबसूरत बीवी उसे मिल गई। वो ज़ुहरा को साथ लेकर सऊदी अरब चला गया। यूं बुशरा बी की तीनों बेटियां अच्छे घरों में ब्याही गईं तो उसका बोझ बज़ाहिर उतर गया, मगर अभी भी वो खुश न थी, हर वक्त बेटियों को याद करके रोती थी। तब अम्मी जान उसको तसल्ली दिया करती, पहले तुम खुद ही जल्दबाजी कर रही थी, अब सब ब्याही गई हैं तो भी तुम्हें चैन नहीं। तीनों बेटियों की फिक्र से तो बुशरा भी आज़ाद हो गई, मगर उसके बेटे आज़म ने उसे जीते जी मार दिया। दरअसल वो गलत किस्म के लड़कों की सोहबत में पड़कर तबाह हो गया था। उनके साथ मिलकर उसने किसी कमसिन बच्चे का अगवा किया, जेल जाना पड़ गया। बेटे की कैद बुशरा बी के लिए सुहाने रूह थी। हालांकि वो एक बड़े इल्ज़ाम में अंदर गया था, जिसकी वजह से लोग आज़म से ही नहीं बुशरा बी से भी नफरत करने लगे और बेजार नज़रों से उसे देखते कि कैसे बेटे की रिहाई के लिए बेताब हुई फिरती है। माँ तो माँ होती है, बेटा कातिल भी हो तो माँ उससे नफरत नहीं कर सकती। बुशरा भी उन दिनों बहुत परेशान थी, हमारा काम भी ठीक तरह ना करती, कभी सुबह कभी दोपहर तो कभी दिन ढले आती, काम वैसे ही पड़ा रहता। वो हमारी पुरानी मुलाजमा थी, अम्मी उसके दुख सुख शुरू दिन से जानती थी। उसका अच्छा वक्त भी उन्होंने देखा था कि वो हमारे मोहल्ले की पुरानी रिहायशी थी। सच बात तो यह है कि वो अच्छा लिहाज वाला ज़माना था, इसी वजह से अम्मी उसे कुछ ना कहती।
बल्कि उसकी तकलीफ़ में उसका साथ देने की ही कोशिश करती, उसकी देर सवेर को भी बर्दाश्त करती, उल्टा उसे समझाती कि देखो बुशरा भी, कसूर आज़म का है, बस दुआ करो जेल की चक्की में पिस कर उसे हिदायत नसीब हो, अल्लाह से सब्र मांगो। मगर उसे तो एक ही धुन लगी हुई थी कि किसी तरह उसका बेटा बाहर आ जाए। उन दिनों बुशरा भी पागलों की तरह हर बड़े आदमी के दर पे जाती और कहती, खुदा के वास्ते मुझ गरीब माँ पे तरस खाओ और मेरे बेटे को जेल से निकलवा दो। हम गरीब मुफलिस लोग हैं, इतने पैसे नहीं कि कोई बड़ा वकील करें। बिलाखिर उस औरत की बेबसी को देखकर मेरी अम्मी ने अब्बू को मजबूर किया कि इसके बेटे के केस के लिए कोई वकील करें और फीस भी खुद दें ताकि इसे तो कुछ सुकून हो। अबू ने वकील किया तो मामले की संगीनी का अंदाज़ा हुआ। वो फरीक़े मुखालिफ के पास भी गए जिन्होंने केस किया था, उनको राज़ीनामे के लिए समझा बुझा के तैयार कर लिया। वो भी कोई लैंडलॉर्ड न थे, सो 1 लाख के बदले राज़ीनामा करने पे आमादा हो गए। उन दिनों 1 लाख बहुत बड़ी रकम थी, उसका इंतज़ाम करना बुशरा बी के बस की बात न थी। फिर भी बुशरा बी बोली, मैं अपना घर फ़रोख्त करके हर 50,000 दे सकती हूँ, खुद दर बदर रह लूँगी, लेकिन मेरा बेटा तो जेल से निकल आएगा। जब वो बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाई तो फरीक़े मुखालिफ बोले, अच्छा माई, जब पेशी आई तो देखी जाएगी, अभी तुम चली जाओ। मगर जब पेशी का दिन आया, उन्होंने कोई फ़ैसला ना किया कि वो राज़ीनामा करना चाहते हैं कि नहीं, जिससे ज़ाहिर था वो हर सूरत आज़म को सज़ा दिलाना चाहते हैं। अगली पेशी तक बुशरा बी का तो बुरा हाल हो गया। सारा दिन मुसल्ले पे बैठी रो रो के गिड़गिड़ा के बेटे की रिहाई की दुआएं मांगती। उसने काम पे आना भी छोड़ दिया था। कहती, मेरे बेटे की गलती को माफ़ कर दें। बहरहाल फरीकैन और उनके वकील को कुछ दे दिलाकर अब्बू ने इतना तो किया कि उस लड़के को लंबी सज़ा ना हुई और उसे शक का फ़ायदा दिला दिया कि वो खुद मुजरिम न था, यानी उसने खुद जुर्म का इर्तिकाब ना किया था बल्कि शरीके जुर्म हुआ था। सो उसे साल भर सज़ा हुई और साल पलक झपकते कट गया। वो जेल से बाहर भी आ गया। कहते हैं जेल वो जगह है जहाँ गलत काम करने वालों और कानून तोड़ने वालों को सबक सिखाने के लिए सज़ा और कैद किया जाता है ताकि सज़ा उनको आज़ादी की कदर व कीमत का एहसास दिलाए और वो सुधर जाएं। लेकिन आज़म का मामला उलट हो गया। ये सच है कि खुदा जो करता है बेहतर करता है। जब तक आज़म जेल में बंद था बड़ी आफियत थी, यानी सिर्फ उसकी माँ दुखी थी, मगर और लोग पुरसकून थे। जेल से बाहर आ गया तो गोया बोतल से जिन बाहर आ गया। अब तो वो कुछ और भी ज़्यादा बदमाश होकर आया। घर आकर उसने सभी को तंग करना शुरू कर दिया। माँ पर हुक्म चलाता, हर वक्त माँ से चीखता चलाता कि मुझे पैसे दो, मुझे दोस्तों के साथ सैर व तफरीह को जाना है। जेल में वक्त गुजार कर मैं पागल हो गया हूँ। अगर कहीं सैर के लिए ना गया तो शायद खुद को ही कत्ल कर दूँ। माँ के वसाइल ही इतने कहाँ थे, खुद दूसरों के घरों में मेहनत मजदूरी करती थी, बेटे को सैर व तफरीह के लिए इतनी रकम कहाँ से देती। अलबत्ता उसका छोटा बेटा इम्तियाज़ माँ के दुख को समझता था और बड़े भाई की बदमाशी पे कुटता था। वो बहुत हसास था। सुबह स्कूल जाता तो शाम को सब्ज़ी मंडी जाकर मजदूरी करता। इम्तियाज़ ने अपनी कमाई से कुछ रकम जोड़ी हुई थी। माँ को परेशान देखकर भाई को रकम दे दी ताकि माँ के सर से बला टले। यूं आज़म गुलछरे उड़ाने को दफान हो गया। कुछ दिन सुकून के गुजर गए कि आज़म फिर आ गया और दोबारा रकम तलब की। वो खुद तो कमाता न था, मगर मज़े उड़ाने को उसकी नज़रें माँ और छोटे भाई की कमाई पर टिकी थी। जब ये पैसे देने से इनकार करते तो हश्र उठा देता, माँ का बाजू मरोड़ता, छोटे भाई को गालियाँ देता पीटता। बुशरा भी मेरी वालिदा को आकर अहवाल बताती और रोती, कहती, जाने क्यों आज़म को जेल से निकलवाया, ऐ काश इसको अंदर ही रहने देती। बेशक 7 बरस को सुलाखों के पीछे रहता, हम तो अमन से होते। अब देखो बाहर आते ही हमारे लिए इस मरदूद ने क़यामत खड़ी कर दी है।
आज़म को बुरी सोहबत ने ऐसा बर्बाद किया कि वो रोज़ बरोज़ बद से बदतर और बदलिहाज होता गया। अब वो रकम ना मिलने पर बुलंद आवाज़ से माँ बाप और भाई को कत्ल की धमकियाँ देने लगा। एक रोज़ तो वो खूब नशा करके आया और जब मरने मारने पे तुल गया तो उसकी माँ थाने चली गई और थानेदार से कहा, आप मेरे बेटे को बंद कर दें, ये हमको बहुत तंग करता है। उसने कहा, सोच लो माई, पहले तुम उसकी रिहाई के लिए यहाँ आकर हमारी मिन्नतें तरले करती थी। अब अगर तुम्हारे कहने पे हमने उसे सुलाखों में बंद कर दिया तो फिर ये वापस नहीं आएगा और तुम 2-4 दिनों बाद फिर आ जाओगी, कहोगी मेरे बेटे को छोड़ दो। फिर हमारे बस में कुछ नहीं होगा, हम नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर बुशरा बी का दिल और होल गया और वो वापस लौट आई। उन्हीं दिनों बुशरा बी का शौहर बीमार पड़ गया। उसने बेटे के करतूतों का दिल पे बहुत असर लिया था। पूरे इलाके में वो शरीफ लोग बदनाम हो गए थे। पहले तो वो दिन को घर का एक आध बार चक्कर लगा लेता था, अब उसने घर जाना ही छोड़ दिया। एक रात वो मस्जिद के हुजरे में सो रहा था कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके साथ एक और बूढ़ा आदमी भी रहता था। वो दौड़ा हुआ बुशरा बी के घर आया कि अपने लड़कों को भिजवाओ, तुम्हारे खामन की तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें डॉक्टर को दिखाओ। आज़म तो नशा किए सो रहा था। छोटा इम्तियाज़ ही बाप की खबरगिरी को गया, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ पहुँचता रमज़ान अल्लाह को प्यारा हो गया था। वो रोता पीटता घर लौटा। इमाम साहिब ने किसी तौर गरीब रमज़ान की तदफीन का बंदोबस्त किया और यूं वो बूढ़ा मनोमट्टी तले जा सोया। बाप तिनकों का भी हो तो बच्चों को उसका सहारा होता है। आज़म लाख बेलगाम से ही बाप की ज़िंदगी में उसके मुँह से मकान बेचने की बात ना निकलती थी, मगर बाप के मरते ही वो खुल्लम खुल्ला ढिठाई पे उतर आया। उसने मुतालबा किया कि मकान खाली करो, मैंने यहाँ कुछ काम करना है ताकि अपनी आमदन का वसीला बनाऊं। सभी जानते थे उसका क्या काम है। वो माँ और भाइयों से रहने का आखिरी ठिकाना भी छीन लेना चाहता था कि इसे फ़रोख्त करके तमाम रुपया हथिया ले और 4 दिनों के और गुलछड़े उड़ाने का मज़ा हासिल करे। ये ऐसा मुतालबा था जिसको मानने से उसकी माँ कासिर थी। देख आज़म, अगर तूने ये मकान बेचने की ज़िद की तो मैं खुद तुझे जेल करा दूँगी। इसमें तुझे अकेले का ही हिस्सा नहीं, मेरे बाकी बच्चों का भी हिस्सा है। मकान तेरे हवाले करके मैं उनकी हक तलफी नहीं कर सकती। तब आज़म बोला, तो मैं मकान ले लूँगा या तेरी जान जाएगी। ये अच्छी तरह सुन ले, मैं इसमें अपने दोस्तों की एक बैठक खोलूँगा, जो आकर बैठेगा वो दिन भर का किराया देगा। जानती हूँ तेरी उस बैठक का क्या मतलब है। उसका मतलब ये है कि तू अगर इसको बेचेगा नहीं तो फिर यहाँ जुआ खाना या शराब खाना खोलेगा। मैं तेरी रग रग से वाकिफ़ हो चुकी हूँ। मुझे अब तुझसे खैर की कोई उम्मीद नहीं। मैं तुझे कोई सस्ता किराए का मकान लिए देता हूँ, तू जा उस मकान में रह और ये मकान मेरे हवाले कर दे, वरना जान से जाएगी। तेरी खैर नहीं, मैं ज़बरदस्ती भी तुम लोगों को इस घर से बाहर निकाल सकता हूँ। ये तो शराफत की ज़ुबान है जो तुम्हें समझ नहीं आती। आज़म तो हर हद पार करने को तैयार था। हमें ज़बरदस्ती बाहर करके तो दिखा, मैं थाने जाकर तुझे बंद न करा दूँ तो कहना। माँ ने भी आखिरी धमकी दी। जा जा थाने और जो तुझसे हो सकता है कर ले। मैं भी देखता हूँ कि तेरा थानेदार सूरमा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अब हद हो गई थी। बुशरा भी जानती थी कि ये लड़का किसी तौर टलने वाला नहीं। अगर उसने आज़म की ना मानी तो ये उनकी जान ही ले लेगा। सो चारों न चार वो थाने गई और थानेदार से बिपता कह सुनाई। बोली, थानेदार साहिब, आप बेशक मेरे इस नाखल्फ बेटे को अंदर कर दें। मैं दुख में ज़िंदगी गुजार लूँगी, लेकिन ये शुक्र अदा करूँगी कि ज़िंदा है, भले सुलाखों के पीछे, और मेरी बाकी औलाद भी ज़िंदा है। उसे तो माँ की इज़्ज़त का ख्याल नहीं रहा, भाई की जान का दुश्मन हो गया है। अच्छा अम्मा, अब तू सुकून से घर जा, ये मामला हम पे छोड़ दे, हम संभाल लेंगे तेरे लड़के को। थानेदार ने उसे तसल्ली दे के भेज दिया तो वो आंसू पोंछती आई। वो जब आंसू पोंछती घर आई तो आज़म भाई को धक्के दे के घर से बाहर निकाल चुका था।
اس کا سامان کپڑے بھی گلی میں پھینکے ہوئے تھے۔ محلے سے اسی وقت کسی نے تھانے دار کو اطلاع دے دی۔ پولیس وین آ گئی اور یوں منشیات رکھنے کے جھوٹے الزام میں اعظم کو ساتھ لے گئے۔ اس کی ماں سمجھ رہی تھی چند دن رکھیں گے پھر شاید رہا کر دیں، کسی بہانے ہی صحیح اس کی عقل تو ٹھکانے آئے گی، کیونکہ منشیات تو اس سے برآمد نہ ہوئی تھی۔ اسے تو ماں کو تنگ کرنے کی وجہ سے انہوں نے پکڑا تھا۔ اس بیچاری کو کیا خبر تھی کہ واقعی پولیس کو منشیات کے کچھ مجرم مطلوب تھے۔ اعظم اسی مطلوب افراد میں چارہ بنا دیا گیا۔ بظاہر اعظم کو مطلوبہ مجرم قرار دے دیا گیا۔ کسے معلوم تھا کہ اس کا تعلق مجرموں کے گروہ سے ہے یا نہیں؟ یہ تو پولیس کا کام تھا کہ وہ اپنا کیس نمٹانا چاہتے تھے، سو اعظم کو ایک منشیات فروشوں کے گروہ کا سرغنہ قرار دے کر جیل کر دیا گیا۔ پھر کیا؟ ابھی چند دن بھی بشریٰ بھی اپنے گھر میں سکون سے بسر نہ کر پائی تھی کہ اس جنم و جلی کو یہ خبر ملی، اس کا بیٹا پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ حقیقت کیا تھی یہ اس غریب کو کون بتاتا؟ بہرحال اس نے تو اپنا بیٹا کھو دیا۔ رو رو کر اس کا برا حال تھا، خود کو اپنے بیٹے کا مجرم سمجھتی تھی، ماتھا پیٹتی اور کہتی، ہائے یہ سب میرا کیا دھرا ہے، کاش مکان پیارا نہ کرتی، اس منحوس مکان کی خاطر میں نے اپنے جگر گوشے کو کھو دیا، کرائے کے گھر میں رہ لیتی لیکن بیٹے کی شکایت کرنے تھانے نہ جاتی، میرا بیٹا یوں آج جان سے نہ جاتا۔ آہ میرا اعظم۔ بشریٰ بھی اکثر یہ آہ و بکا کرتی نظر آتی ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ بعض اوقات انسان کے اپنے ہی جسم کا کوئی سب سے قیمتی حصہ اگر ناسور بن جائے تو اسے کاٹنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ شاید یہی بشریٰ بھی کے ساتھ ہوا کہ جن کی بیٹے کی تربیت میں معمولی سی غفلت نے اسے معاشرے کے لیے ایسا ناسور بنا دیا جسے کاٹنا ناگزیر ہو گیا۔ کہانی سنانے کا مقصد بھی یہی ہے، خدا را اپنی اولاد کی صحبت اور تربیت پر خاص توجہ دیں۔ ہماری یہ کہانی اگر کسی ایک بھی سننے والے کے دل پہ اثر کر گئی تو شاید کہانی سنانے کا مقصد پورا ہو جائے۔